टीम ने भ्रष्ट अधिकारियों के घर से करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की है। रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक उपेंद्र नाथ वर्मा के पटना और समस्तीपुर के ठिकानों पर हुई छापेमारी में आय से 46 दशमलव बता दें आपको 86 से ज्यादा अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। ये हैं उपेंद्र नाथ वर्मा, समस्तीपुर के रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी। नगर के विकास के लिए इन्हें खजाने की चाबी दी गई, पर रखवाली की जगह ये उसी खजाने से पैसे चुराने लगे। जो फंड जनता के विकास के लिए था, उससे इसने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। पर 26 नवंबर की रात इसके पाप का घड़ा भरकर फूट गया। निगरानी की टीम ने उपेंद्र नाथ वर्मा के नंद चौक स्थित अतिथि होटल वाले आवास पर धावा बोल दिया। समस्तीपुर के बाद टीम ने उपेंद्र नाथ वर्मा के पटना आवास पर भी छापेमारी की, जिसमें काली कमाई की गाढ़ी रकम का खुलासा हुआ। उपेंद्र नाथ वर्मा पर आय से 86.3% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। समस्तीपुर से 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। पटना के आवास से 10 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। 27 लाख के आभूषण और जमीन के 11 डीड भी मिले। रोसड़ा आवास के पासबुक में 40 लाख रुपए की धनराशि भी मिली है। एफआईआर में हमको पता चला था कि उन्होंने 11 जमीनों की खरीद की है, लेकिन जब उनके घर की तलाशी ली गई तो कागजातों में 3 और जमीनें पता चल गई, जो हमारी एफआईआर तक हमारी गोपनीय जांच में नहीं पता थी। निगरानी विभाग के डीजी जीएस गंगवार ने बताया कि आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत के बाद निगरानी थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसी शिकायत के आधार पर विभाग ने छापेमारी की। फिलहाल जब्त संपत्ति के मूल्यांकन के साथ ही आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में जाहिर सी बात है, एक्शन अगेंस्ट करप्शन नीतीश सरकार की पॉलिसी रही है। ये जीरो टॉलरेंस रही है सरकार की पॉलिसी, और इसको लेकर जो कार्रवाई हो रही है उससे घूसखोर सरकारी अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पालतू कुत्ते ने 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे पहले तो बच्ची पूरी तरह से घायल हो गई, फिर बाद में इलाज के दौरान उस मासूम ने दम तोड़ दिया। पालतू कुत्ते ने ली मासूम की जान। बुलडॉग ने बनाया बच्ची को शिकार। शिवानी की मौत के लिए कौन जिम्मेदार? मुजफ्फरपुर के मोहजमा गांव में एक पालतू बुलडॉग ने 3 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक शिवानी आस पड़ोस के बच्चों के साथ पूजा करने जा रही थी, तभी अचानक पड़ोसी के घर से पालतू कुत्ता उस पर झपट पड़ा और उसे बुरी तरह नोच लिया। कुत्ता बुलडॉग प्रजाति का था। उसने सीधे शिवानी के सिर पर हमला किया। बउआ पूजा में जा रहा था तो वही मैंने बउआ सब के साथ में तो वह कुत्ता पकड़ के हुए बउआ के झपट दिया, काट उठ लिया। इस हमले से मासूम बच्ची लहूलुहान हो गई। परिजनों ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए पारू सीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान 3 साल की शिवानी ने दम तोड़ दिया। इस खबर के आने के बाद से एक बहस फिर से शुरू हो गई कि आखिर इन हमलों का जिम्मेदार कौन है। शिवानी की मौत का जिम्मेदार कौन है? कुत्ते का मालिक उसकी निगरानी क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि एक के बाद एक देश भर से कुत्तों के हमले में जान के खतरे की खबर आ रही है, तो इन्हें पालने वाले लोग सजग क्यों नहीं हो रहे हैं? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां जमीन विवाद में हत्या से सनसनी फैल गई। युवक की निर्मम तरीके से हत्या की गई, ईंट पत्थर से कुचल करके हत्या की गई। घर से बुलाकर हत्या का आरोप लगा है। चाचा भतीजे में जमीन को लेकर के ये विवाद था और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन विवाद में हत्या की गई है। बड़ी खबर नवादा से है, जहां
इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की निर्मम तरीके से हत्या की गई। मामला था कि कल समय करीब 8 बजे मेरा भतीजा रविंदर यादव को छोटे लाल यादव बुला के ले गया डेरमा, और रात में उधरही मार के उसको फेंक दिया। सुबह हमको मोबाइल फ़ोन से पता चला कि एक लाश दिया हुआ है। मैंने गया देखा तो मेरा भतीजा का मृत्यु हो चुका था। दरभंगा की अलीनगर सीट से बिहार विधानसभा में पहुंची मैथिली ठाकुर जब न्यूज 18 के खास मंच डायमंड स्टेट समिट में पहुंची तो अब तक के सफर पर खुलकर बात की, आगे की रणनीति को साझा किया। तो पीएम से होने वाली एक विधायक के तौर पर मुलाकात को लेकर काफी उत्साहित दिखी। मैथिली के मन की बात देखिए इस रिपोर्ट में। है मेरी लहर तूफानों से लड़ी हूँ मैं, सांस ले रही थी कब से आज जी रही हूँ मैं, शान है मेरा जो उस पे हक से अब खड़ी हूँ मैं। मैथिली ठाकुर सुरों की साधिका, मिथिला की वो शान जिस पर मां सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद है। जब वो अलाप लेती हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वही मैथिली जब बिहार विधानसभा के चुनावी रण में अलीनगर सीट से उतरी तो उम्मीदवार चयन को लेकर बीजेपी पर भी सवाल उठे, लेकिन 14 नवंबर को आए नतीजों के बाद मैथिली सबसे कम उम्र की विधायक चुनी गई। न्यूज 18 के डायमंड स्टेट्स के मंच पर आई मैथिली बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपने चयन को टर्निंग पॉइंट मानती है। राष्ट्रभक्ति मेरे दिल में जितनी थी वो और प्रबल हो गई जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन किया, और जब से मैं कैंपेन में उतरी तो कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन है। नहीं, पर बीजेपी क्यों? अगर प्यार से आपको राहुल गांधी बुलाते तो आप चली जाती कांग्रेस में? बुलाया कहा। मैथिली ठाकुर की शुरू से ही सोच थी समाज सेवा से जुड़ने की, लेकिन इसके लिए सही समय का इंतजार था, और जब चुनाव के जरिए समाज सेवा का मौका मिला तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। मैं अभी तो 25 साल की, मैंने सोचा था थोड़ी और बड़ी होंगी तो मैं अपने समाज सेवा में लगूंगी। उतना धन मैं अपने गायकी से जो मुझे फीस मिलता है वो इकट्ठा करके अब मैं जब मैं क्षमता मुझे महसूस होगी तब मैं लग जाऊंगी इस काम में। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल भगवान मेरे लिए सामने एक मौका लेकर के आए हैं, तो मैंने कभी भी किसी मौके को मना नहीं किया। जो भी दरवाजा खुलते गया आगे बढ़ती गई हूँ। राजनीति में जाने से मैथिली को शुरू में रोका गया, लेकिन जनसेवा की भावना इतनी प्रबल थी कि विरोध के सुर कुंद पड़ गए। मैथिली साफ स्वीकार करती हैं कि वो धीरे धीरे सीख रही हैं और विश्वास जता रही हैं कि गलतियों से सीखकर वे खुद को साबित बेहतर करके दिखाएंगी। लोगों ने मुझे, जो मेरे प्रशंसक हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पॉलिटिक्स में मत जाओ, लेकिन यही परसेप्शन जब मैं लोगों के बीच में गई, मुझे तो जन सेवा करने से मतलब है, लोगों के लिए काम करने से मतलब है। वो लोग इतने स्वीट है, इतने प्यारे हैं, भगवान में बहुत ज्यादा आस्था है और मुझे मालूम है मुझसे कोई गलत काम तो नहीं कराएंगे। मिस्टेक से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है। 1.5 महीने में कुछ गलतियां हुई होंगी, बोलने चालने में बहुत परिपक्व नहीं रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं सीखते जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं बहुत अच्छे से खुद को साबित करूंगी। मैथिली को अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का। अब तक एक गायिका के तौर पर उनकी मुलाकात होती थी, लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर होने वाली मुलाकात को लेकर मैथिली काफी उत्साहित हैं। मैं अभी दिल्ली जाऊंगी तो शायद उनसे मिलने हूँ। आप एक्साइटेड हैं उनसे मुलाकात करने के लिए? बहुत, सब कोई एक्साइटेड रहता है। प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल, उनको देख के, उनकी बातें सुन के पूरा एक्टिवेट हो जाता है इंसान। पर अब आप स्टार वाली नहीं रही, आप पॉलिटिशियन हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आप टफ टास्क मास्टर से मुलाकात होने वाली है आपकी। हाँ, तो उनसे सीखने को मिलेगा। साधारण घर से निकलकर सुरों की साधना के जरिए पहले खास मुकाम पाया और अब अलीनगर सीट से विधायक बनकर जनसेवा की भावना से जुड़ गईं। न्यूज 18 की कामना है कि मैथिली ठाकुर जीवन में और आगे बढ़ें, हर मुकाम पाएं और अपने गीतों से लोगों को हमेशा तरोताजा रखती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इसी बीच देखिए, किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पोटिया के डांगी बस्ती में आग लगी है। बिजली सिंह के घर में आग लगी है। आग में कई हजार का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
बड़ी खबर किशनगंज से सामने आ रही है। पोठिया के डांगी बस्ती में आग लगी है। बिजली सिंह के घर में ये आग लगी और आग में कई हजार के नुकसान की जानकारी मिल पा रही है। फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आग में कई हजार का नुकसान हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग कैसे धू कर ये आग जल रही है और आग के बाद अफरा तफरी का वहां इलाके में माहौल हो गया। लोग वहां पहुंचे और तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी गई कि आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि कई सामान का नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो बिजली सिंह के घर में आग लगी। 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर राजधानी का माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो चुका है। भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की टीम संयुक्त रूप से रांची पहुंच चुकी है। दोनों टीमें रांची एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच उतरी और वहां से सीधे होटल के लिए बस के जरिए रवाना हुई। एयरपोर्ट पर टीमों के पहुंचने के साथ ही वहां मौजूद क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल दिखा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के कारण दर्शकों को खिलाड़ियों से दूरी बनाकर रखनी पड़ी, लेकिन कई क्रिकेट प्रेमियों ने दूर से ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक पाने की कोशिश की थी। और रांची पहुंचे क्रिकेट खिलाड़ियों ने कल टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों कल देर शाम धोनी के घर पे पहुंचे और उनसे काफी देर तक मुलाकात की। तस्वीर दिखा रहे हैं जब विराट कोहली और ऋषभ पंत धोनी से मुलाकात करने के लिए निकले और 30 नवंबर को ये क्रिकेट मैच होना है। काफी ज्यादा दिलचस्प ये मैच होना है क्योंकि जितना उत्साह लोगों में है, दर्शकों में है, उतना ही उत्साह क्रिकेटर में भी नजर आ रहा है। आप इस वक्त विराट कोहली को देख पा रहे होंगे। विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे क्योंकि रांची में ये क्रिकेट हो रहा है, ये मैच हो रहा है और ऐसे में हर किसी में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस वक्त विराट कोहली को जब वो गाड़ी में बैठ करके महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और काफी देर तक उन लोगों की मुलाकात होती है। बात करते हैं झारखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर हो रही सियासत की। रामदास सोरेन के निधन के बाद एक पद खाली है। घाटशिला उपचुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन अब तक हेमंत सरकार नए मंत्री का ऐलान नहीं कर पाई है और इसी देरी पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रहा है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। घाटशिला उपचुनाव के बाद माना जा रहा था कि सरकार तुरंत मंत्री पद पर फैसला लेगी, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और कैबिनेट विस्तार अभी भी अधर में है। बीजेपी का आरोप है सरकार फैसले लेने की स्थिति में है ही नहीं और तुष्टीकरण की राजनीति में उलझकर राज्य के प्रशासनिक कामकाज को ठप कर दिया गया है। मतलब ये है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा है कि मंत्री बन जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था को एकदम आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अधिकारी हैं, अब इनको ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था जो झारखंड का है उसको कैसे बेहतर बनाए ताकि हमारे बच्चे देश के पैमाने पर आगे बढ़ सके। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रहा है। जेएमएम का कहना है कि मंत्री पद देना पूरी तरह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और सरकार कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। माननीय मुख्यमंत्री के पास वो विभाग है, उस विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री हैं। कोई कार्य थोड़ा ही बाधित हो रहा है। अभी बिहार में क्या उनका बर्थ पूरा कंप्लीट हो चुका? अभी तो 10 मंत्री बनने बाकी हैं बिहार में। सभी राज्यों में ऐसा होता है, कोई कार्य बाधित नहीं होता है उसके चलते, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री की देखरेख में वो विभाग और बेहतर तरीके से काम करेगा। मेरा तो ये मानना है। लेकिन मंत्री बनना है, एक सीट खाली है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर निर्णय लेंगे, उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। इसलिए बराबर इस बात को कहते हैं कि विपक्ष पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुका है।
स्वर्गीय रामदास सोरेन जी शिक्षा मंत्री थे। ऐसा नहीं था कि शिक्षा मंत्री इस राज्य में नहीं था। आकस्मिक उनका निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत वो सीट खाली हो गई। उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह गिरी, पूरी तरह हार गई। और अब हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे। उपचुनाव हमने जीतने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि बहुत जल्द हम कैबिनेट का विस्तार करेंगे और शिक्षा मंत्री भी बनेगा। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर टिकी है। मंत्री पद खाली है, सियासत गर्म है और सवाल वही, आखिर देरी क्यों? क्या जल्द होगा कैबिनेट विस्तार या राजनीति अभी कितना गर्माएगी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। जामतारा में कौड़ियों के भाव में काजू की बिक्री होती है। जी हां, ये कोई शिगुफा नहीं बल्कि सच है। यहां काजू के बड़े पैमाने पर खेती होने के कारण जामतारा के नाला प्रखंड को काजू नगरी के रूप में भी जाना जाता है और काजू औने पौने दाम में बिक जाता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जामताड़ा का काजू नगरी, कौड़ियों के भाव में बिकता है काजू। जी हां, जामताड़ा का नाला प्रखंड काजू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सैकड़ों एकड़ में फैले काजू बागान में काजू की खेती होती है, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट नहीं रहने के कारण काजू औने पौने दाम में बिक जाते हैं। I will take 5,55,000 में, then I will some 5-10 laborers may come from Tamil Nadu. This labor then in the काजू भवन में no profit में, and the काजू भवन में the government side no support, no security. नाला प्रखंड में तकरीबन 95 एकड़ भूभाग पर काजू की पैदावार पिछले कई सालों से हो रही है। बागान का सैरात के लिए डाक जिला परिषद की ओर से डाक निकाला गया। 4.5 लाख रुपए में सैरात कन्याकुमारी की एक कंपनी को दे दी गई, मगर कंपनी मालिक घेराबंदी और पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में काजू की चोरी होने से इसका पर्याप्त लाभ न मिल पाने की समस्या बताया। समस्या ये भी है कि यहाँ मिलने वाला काजू बगैर प्रोसेस ही बिकता है। इस कारण ना तो काजू की सही कीमत मिलती है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का जरिया ये बन सका है। इतना बड़ा काजू बागान है, इतना अच्छा पहाड़ है, नदी है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर देख रेख नहीं होने के कारण इतना कीमती फसल जो है बर्बाद हो रहा है। दरअसल चुनावी सालों में जामताड़ा के नाला पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां के काजू बागानों के विस्तार के साथ ही काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात पर तकरीबन मुहर लगाई थी। नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो भी काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करवाने और इस पहल को अमली जामा पहनाने को पूरी तरह तत्पर नजर आए। तब ये तय हुआ था कि तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए की लागत से जामताड़ा में काजू प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। कुछ महीनों के बाद इसके लिए स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कई बार पहल की शुरुआत होने के बाद भी इसे जमीनी स्तर पर कामयाबी नहीं मिल सकी। नतीजा ये रहा कि इस साल भी जामताड़ा का काजू बगैर प्रोसेस ही औने पौने भाव पर बिककर रह गया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमारा पत्र गया हुआ है कि वो लोग जल्द से जल्द जो है एक काजू प्रोसेसिंग प्लांट जो है एस्टैब्लिश करें। हम लोग को योजना विभाग से भी बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है काजू प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापन जो हम यहाँ पे करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार और प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। जामताड़ा में प्रोसेसिंग प्लांट लग जाने से न सिर्फ यहाँ काजू की अच्छी खेती होगी, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को अच्छी आमदनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। राज्य में ड्रग्स का काला कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिस पर पुलिस प्रशासन शिकंजा कस रहा है। पिछले 6 महीनों में पुलिस ने 36 से ज्यादा ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है, जबकि 2024 में 210 तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया था। इस साल भी गिरफ्तारी का आंकड़ा लगभग 90 तक पहुंच गया है। 24 नवंबर को पुलिस ने 8 पैडलर्स को पकड़कर 30 लाख का ब्राउन शुगर बरामद किया। नशा तस्करों के नेटवर्क में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ गई है। पुलिस ने कई सिंडिकेट्स का भंडाफोड़ किया है और स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर ओडिशा और बिहार से आने वाले गांजा और ब्राउन शुगर की तस्करी पर कड़ी नजर रखी है। बहुत अच्छी रिकवरीज रांची जोन में हम लोग पिछले कुछ महीने में किए हैं।
कुछ लोग जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं उनके किंग पिन्स को भी अरेस्ट किया गया है। तो ये सब तरह की सामूहिक कार्रवाई चल रही है इस पे, और इस समुचित कार्रवाई का आई एम श्योर लॉन्ग टर्म में हम लोगों को बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। कुछ दिनों में हम लोगों ने बहुत कड़ा प्रहार जो है वो नशे के नेटवर्क पर किया है, और जो पहले एक सामान्य अवधारणा रहती थी कि पुलिस केवल पुड़िया पकड़ रही है और केवल जो है सो कंज्यूमर्स को पकड़ रही है, उसकी जगह पे हमारा ये प्रयास है कि जो मेन जो ड्रग पेडलर्स हैं जो बाहर से ड्रग लाकर यहाँ बेच रहे हैं और उसको हम पकड़ें। और इसी प्रयास का ये परिणाम है कि आप ये देख पा रहे हो कि जो जब्ती की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हाल के दिनों में पिछली बार हम लोगों ने लगभग 200 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर रिकवर किया, और ये बिल्कुल चेन में ही रिकवरी हुई थी। हम ये चाह रहे हैं कि जो ये नेटवर्क है बाहरी स्टेट से जो अपने रांची को जो लिंक कर रहा है, इस नेटवर्क को हम ध्वस्त कर सकें, ताकि यहाँ पे जो आने वाली सप्लाई है ये सप्लाई रुक सके। और इसके साथ ही जो अवैध कफ सिरप है उस पर भी आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग लगातार एक्शन कर रहे हैं। छापेमारी हर जगह पे चल रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन